आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, मैं आज आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है अदरक वाली चाय। चलिए शुरू करते हैं। वो नवंबर के शुरुआती दिन थे। मौसम सर्द तो नहीं था, लेकिन हवा में हल्की खुशनुमाई घुली हुई थी। सब्ज पौधों से सूरजमुखी के पीले फूल झांकने लगे थे। मैं सुबह सुबह अपने स्कूटर पर सवार, पैरों के पास टूल बैग रखे, गली नंबर 3 के चौथे मकान की तलाश में चला जा रहा था। मेरे पास कुछ और भी सामान था, जैसे छोटा सा सिलेंडर जिससे फ्रिज के पीछे वाले कॉइल में वेल्डिंग करते हैं, गैस चार्जिंग के लिए एक सफेद घड़ी वाला गेज, कुछ पाने, कंटिन्यूटी मीटर, इलेक्ट्रोस्टेट मशीन। ये सब लेकर मैं उस मकान की तलाश में था जहां से फ्रिज खराब होने की कंप्लेंट आई थी। एक पैर से स्कूटर टेकते हुए मैंने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये 382 किधर पड़ेगा? अच्छा, उधर उस गली में। ठीक है, थैंक यू। कहते हुए मैं दूसरी तरफ चला गया। गली बहुत चौड़ी नहीं थी। मैंने एक तरफ स्कूटर खड़ा किया और मकानों की नेम प्लेट देखते हुए आगे बढ़ा तो एक घर पर लिखा दिखाई दिया, श्वेता सदन। यही तो था वो घर जिसकी मुझे तलाश थी। मैं आगे बढ़ा ही था कि अचानक मेरा फोन बजा। फोन आशिमा का था। आशिमा, मेरी पत्नी। मैंने फोन पर उभरते हुए उसके नाम को कुछ गुस्से से देखा और कॉल कट करके उसे वापस जेब में डाल लिया और आगे बढ़ गया। मैं सामने वाले उस घर की तरफ बढ़ा और मैंने घंटी बजाई। घंटी दबाने की कुछ देर बाद दरवाजा पहले थोड़ा सा खुला, बस दराज भर का। उसमें से 2 आंखें झांकते हुए मेरी तरफ देख रही थी। नमस्ते, मैं वो फ्रिज की कंप्लेंट आई थी ना। मेरे ये कहते ही दरवाजा कुछ और खुला। मैंने देखा कि 65-70 साल के एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, सफेद कुर्ता पैजामा और कंधे पर शॉल लपेटे हुए। उनके चेहरे पर लकीरों का जाल था, झुर्रियां थी, जैसे वक्त न जाने उनके चेहरे पर गुज़रे जमाने की क्या क्या कहानियां लग गया था। जी, वो मैंने ही बुलाया था, आइए अंदर आइए। कहते हुए उन्होंने पूरा दरवाजा खोल दिया और मैं अंदर चला गया। वो एक औसत दर्जे का घर था, वैसा ही जैसा जिंदगी भर नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद एक ईमानदार इंसान बना पाता है। 3 छोटे बड़े कमरे, एक कमरे में एक बड़ा सा बिस्तर, किनारे रखी एक लोहे की पुरानी अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल जो शायद उनके शादी के वक्त की रही होगी। आइए इस तरफ आइए, वो मुझे किचन की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं उनके साथ चला गया। किचन में फ्रिज दीवार से कुछ आगे खिसका कर रखी गई थी। शायद मुझे बुलाने से पहले किसी ने खुद भी इसे ठीक करने की कोशिश की थी, पर जब बात नहीं बनी तो मुझे बुलाया गया। कल से इसमें कूलिंग नहीं हो रही बिल्कुल भी। अभी 2-2.5 महीने पहले इसमें करंट आने लगा था, तो रफीक को बुलाया था, यहीं पास में एक इलेक्ट्रिशियन है, तो ठीक हो गई थी। अब ये इसमें नई दिक्कत आ गई, कूलिंग नहीं हो रही। मैंने फ्रिज को पीछे से थपथपाते हुए मुस्कुरा के कहा, वैसे अंकल, इसकी तो रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, दिन पूरे हो गए इसके, और ये वाला मॉडल भी नहीं आता अब तो। फिर भी चलिए कोशिश करता हूँ, शायद कुछ दिन और चल जाए। वो मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, दिन तो हमारे भी पूरे हो गए, पर चाहते तो यही है कि कुछ दिन और चल जाए। अरे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं करता हूँ कुछ। आप एक वो कपड़े का टुकड़ा दे दीजिए कुछ पोंछने के लिए। अंकल मुस्कुराए और लाकर मुझे कपड़ा दिया।
मैं फ्रिज को घुमाकर कॉइल चेक करने लगा कि तभी मेरी नजर सामने वाले कमरे में पड़ी। वहां एक बिस्तर था जिस पर बुजुर्ग की पत्नी, जो शायद 60 के ही आसपास की होंगी, लेटी हुई थी। उस कमरे में एक उदास पीली रोशनी जल रही थी। बिस्तर के बगल में एक प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी जिस पर पुराने कपड़ों की एक गुदड़ी को गद्दी बनाकर डाल दिया गया था। अंकल आहिस्ता आहिस्ता गए और उस कुर्सी पर पत्नी के ठीक बगल में बैठ गए। मैं किचन में फ्रिज के पास बैठा फ्रिज को रिपेयर कर रहा था और वहां से मुझे ठीक सामने वाला कमरा दिखाई दे रहा था जहां वो बुजुर्ग जोड़ा बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग औरत बिस्तर पर ओढ़े लपेटे लेटी थी और साथ वाली कुर्सी पर बूढ़ा बैठा था, बिल्कुल खामोश। बस थोड़ी थोड़ी देर में वो इधर उधर देखता और फिर एक उबासी लेता, फिर कुर्सी पर पहलू बदल कर बैठ जाता। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे, बिल्कुल। शायद उनकी सारी बातें वक्त के साथ खत्म हो गई थी। मैं फ्रिज में काम करते हुए बूढ़े की तरफ देख रहा था। बूढ़े ने इस बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा और फिर उठा। उसने मसहरी के किनारे बने ताक से दवा की शीशी उठाई और दवा एक चम्मच में निकालकर बूढ़ी औरत को पिलाई। फिर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। कमरा फिर से बेजान हो गया। कितनी मायूस जिंदगी थी उन दोनों की। दोनों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। कोई जमाना होगा जब यही बूढ़ा अपनी इस नई नवेली पत्नी के साथ शरारती करता होगा, उसे चिढ़ाता होगा, मजाक करता होगा, जिंदगी को अपनी मुस्कुराहट के रंगों से रंगता होगा। पर अब वक्त का वो पहिया घूम चुका था। वक्त उनके होठों से वो सारी शरारतें, मुस्कुराहटें चुरा ले गया था। अब उन दोनों के बीच खामोशी की एक गहरी खाई थी और एक लंबा इंतजार, और इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन मैं एक अजनबी जोड़े को क्यों देख रहा था? शायद इसलिए क्योंकि मेरी कहानी भी ऐसी ही कहानी थी। आशिमा मेरी पत्नी। हमारी शादी को तो अभी 7 साल ही हुए थे, पर हम तो अभी से इन बुजुर्गों की तरह बेरंग हो गए थे। मैंने फोन वापस जेब से निकाला और देखा आशिमा की 8 मिस्ड कॉल्स थी। मैंने उसे मैसेज करने के लिए कुछ लिखा, लेकिन फिर वापस मिटाकर अपने काम में लग गया। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी बातें वही होती हैं जो लिखकर मिटा दी जाती हैं और हम वो कभी कह नहीं पाते। आज सुबह घर से निकलते वक्त मेरा फिर से आशिमा के साथ झगड़ा हुआ था। असल में मैं कुछ दिनों से मेरे और मेरी पत्नी आशिमा के रिश्ते को लेकर कुछ उलझन में था। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बस पता नहीं मुझे क्यों लगने लगा था कि हमारी जिंदगी में रंग नहीं बचा। 7 साल पहले जब हमने लव मैरिज की थी तो जिंदगी कितनी अलग थी। एक दूसरे को तोहफे देना, हंसी मजाक, चिढ़ना चिढ़ाना, आइसक्रीम खाने जाते थे हम। पर अब जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास तो कोई ऐसी परेशानी भी नहीं। छोटी सी वर्कशॉप है, जरूरत भर का आ जाता है। मेरी और आशिमा की सारी जरूरतें पूरी भी हो जाती। फिर हम क्यों बदल गए? क्यों? पानी तो नहीं चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया। चाय पियेंगे? नहीं, आपको बेकार जहमत होगी, मैंने कहा। तो वो मुस्कुराए और बिना मेरी तरफ देखे उठकर किचन में आने लगे। मैंने कहा कार्बन जम गया था इसके कॉइल में। मैंने फ्रिज के पीछे लगे कॉइल को लोहे के पाने से थपथपाते हुए बताया तो वो बोले, अच्छा मैं दूध निकालूं? हाँ आइए, कहते हुए मैं पीछे हो गया। उन्होंने फ्रिज से दूध निकाला और चुपचाप चाय बनाने लगे। मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया और मैं फिर से आशिमा को याद करने लगा। वो दिन जब शुरुआत के दिनों में वो कहती थी कि चलो आज फलां जगह चलते हैं, चलो आज फिल्म देखते हैं। वो मुझे छेड़ती थी,
शरारत करती थी। पर 3 साल पहले जब से हमारी बेटी निया हुई, ऐसा लगा जैसे हम पति पत्नी नहीं रहे, बस निया के मम्मी पापा बन के रह गए। सारी खुशियां, सारी ख्वाहिशें, सब कुछ बस निया के लिए था। हम बस इस जिंदगी की मशीन में एक पुर्जा बनकर रह गए और कुछ नहीं। तो आप 2 लोग यहां अकेले रहते हैं? पता नहीं मैंने क्या सोचकर पीछे खड़े चाय बना रहे बुजुर्ग से यह सवाल पूछ लिया। वो थोड़ा हिचकिचाए। मुझे लगा कि ये नहीं पूछना चाहिए था। वो मुस्कुरा के बोले, 2 लोग अकेले नहीं होते, अकेला तो एक होता है। कितना गहरा जवाब था उनका। मैंने खिसियाहट वाली मुस्कुराहट दी और मैं वापस काम में लग गया। उन्होंने मेरी झेप को समझते हुए मुझसे कहा, वैसे 2 बच्चे हैं हमारे और बड़े शहरों में नौकरी करते हैं दोनों। आते हैं होली दिवाली पर। हाँ, लेकिन इस घर में तो हम 2 ही लोग मौज करते हैं। मौज? मैंने मन ही मन कहा, ये कैसी मौज है? जब से आया हूं ऐसी भयंकर उदासी इस घर में दिख रही है कि पूछो मत। मैं तो ये सोच रहा था कि ये लोग कैसे दिन काटते होंगे, कैसे जी लेते हैं लोग इस मायूस आबो हवा में, घुटन में। मैंने सोचा और खुद को ही जवाब दिया, शायद वैसे ही जैसे मैं जी रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आशिमा में मुझे उससे कोई नाराजगी थी। मुझे वो आज भी उतनी पसंद थी जितनी तब जब हमने शादी की थी। लेकिन अब वो बदल गई थी। अब हम एक दूसरे की फिक्र तो करते थे, लेकिन हम संजीदा हो गए थे, गंभीर हो गए थे। वो जिंदगी की 2 दूनी 4 में गहरी उतर गई थी। कुछ दिन पहले जब उसका बर्थडे था, मैंने उसे फिल्म चलने के लिए कहा। बोली, क्या फायदा, बेकार होंगे पैसे, निया के गर्म कपड़े भी तो लाने हैं, कभी और चलेंगे। दुख हुआ था मुझे। ऐसा नहीं कि निया से मुझे मोहब्बत नहीं थी, पर क्या अब हमारी कोई जिंदगी नहीं थी? रिपेयरिंग करते हुए मुझे लग रहा था कि हमारी जिंदगी उस बुजुर्ग जोड़े की तरह हो गई है जो सामने बैठा था, जिंदगी से थका हुआ। लीजिए, कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ चाय का कप बढ़ाया। मैंने शुक्रिया कहकर चाय ली। फिर उन्होंने एक स्टील के ग्लास में और एक नॉर्मल कप में चाय निकाली, फिर ट्रे में रखकर चल दिए। कमरे में पहुंचे और स्टील वाला ग्लास बुजुर्ग पत्नी की तरफ बढ़ाया। लेकिन मैंने एक बात गौर की, चाय का ग्लास बढ़ाने से पहले उन्होंने एक बार चाय खुद सिप करके देखी, शायद ये जानने के लिए कि चाय गर्म तो नहीं है। मुझे ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। फिक्र तो थी बूढ़े को। बूढ़ी औरत उठकर बैठी और टेक लगाए ग्लास से चाय सिप करने लगी। बोली, ठीक बन गई है गलती से, बूढ़ी औरत ने कहा। तो बूढ़ा मुस्कुराया। अचानक उस कमरे में जैसे खुशनुमा रोशनी के छींटे दिखाई दिए। अब मेरी दिलचस्पी उन दोनों में बढ़ने लगी। वो बूढ़ा उस औरत के सिरहाने बैठा चाय पीता हुआ उसके बाल सहला रहा था। नजर गोद में रखे अखबार पर थी और यह सिलसिला चलता रहा। पूरे 20 मिनट तक उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों कंफर्टेबल थे। तुम्हारा कुर्ता आ गया प्रेस होकर? बूढ़ी औरत ने टेक लगाए पूछा। बूढ़ा आदमी अखबार से झांक कर बोला, हाँ आ गया। बस इतना ही कहा उसने और फिर कमरे में लंबी खामोशी पसर गई। मुझे फिर से आशिमा याद आ गई। वो भी तो ऐसी ही छोटी छोटी बातों से मेरा ख्याल रखती थी। उन दोनों के बीच वो खामोश पल मुझे बहुत कुछ सिखा रहे थे। मैं सोचने लगा कि इन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार लव यू कब बोला होगा, कब आखिरी बार फिल्म साथ में देखी होगी, शायद याद भी नहीं होगा इन्हें। वैलेंटाइंस डे किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। मशीन के पेंच कसते हुए मेरे अंदर कोई हम आवाज बोल रहा था कि आशिमा के चेहरे पर यही सुकून है। वो जानती है कि तनख्वाह कम है, खर्चे ज्यादा हैं, इसलिए घूमना फिरना टालती है, लेकिन मेरे नहाने के लिए गर्म पानी की बाल्टी बाथरूम में रखने से पहले वो भी हमेशा छूकर चेक करती है। उसे पता है कि मुझे पिज्जा पसंद है,
इसलिए प्लेट में आखिरी टुकड़ा बचने पर वह कहती है, बस भाई मेरा तो पेट भर गया। वो बदल तो गई थी, पर शायद बदल जाना जिंदगी की जरूरत है। प्यार फिर भी रहता है, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। फ्रिज अब कूलिंग करने लगी थी। काम खत्म हो गया था, पर मैं वहीं बैठा था और बहाने से उन दोनों को देख रहा था। मैंने उन बूढ़ा बूढ़ी की तरफ गौर से देखा। एक दूसरे के बगल में बैठे वो दोनों कितने सुकून से भरे हुए लग रहे थे। वो प्यार जाहिर नहीं कर रहे थे, पर शायद एक वक्त के बाद आई लव यू बोलने, एक दूसरे को चिढ़ाने छेड़ने से बहुत आगे निकल जाता है इश्क। जब इश्क मैच्योर हो जाता है तो दो लोगों के बीच की खामोशी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, वो खलती नहीं है। तब इश्क जाहिर करने के तरीके बदल जाते हैं। छोटी छोटी बातों से आप जाहिर करते हैं कि आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर से। जैसे आशिमा मेरा ख्याल रखती थी, मेरे सुबह के कपड़े निकालना, वर्कशॉप जाने से पहले मेरा टिफिन बॉक्स हमेशा रेडी करना। मुझे याद आया कि शादी के शुरुआती दिनों में जब आशिमा इस घर में आई थी तो वो बिना अदरक की चाय नहीं पीती थी। उसकी पुरानी आदत थी, अगर चाय में अदरक नहीं है तो वो चाय नहीं पीती थी। पर दिक्कत ये थी कि मुझे चाय में अदरक पसंद नहीं थी। इसके बाद आज मुझे याद आया, इतने सालों के बाद मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार इस घर में अदरक वाली चाय कब बनी थी। बिना जताए, बिना याद दिलाए एक दूसरे के लिए कुछ करना, यही तो इश्क है। कभी कभी जिंदगी ऐसे ही बड़े बड़े सबक एक झटके में सिखा देती है। एक लम्हे में एक सदी की सीख होती है कभी कभी। हो गया सर, ये फ्रिज काम कर रही है अब, मैंने बुजुर्ग से कहा और बिल वगैरह बनाकर मैं बाहर आ गया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। बाहर आकर मैंने फोन निकाला और आशिमा को कॉल किया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई तो मैंने कहा, आशिमा आई लव यू। मैंने कहा तो वो खिलखिला पड़ी, ओफो आप भी ना, अच्छा कब तक आ रहे हैं? कचौड़ी बना रही हूं। बस आ रहा हूं। अच्छा सुनो, चाय भी बना के रखो, आज अदरक वाली चाय पीने का मन है। और कुछ देर के बाद मेरा स्कूटर घर की तरफ चला जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अदरक वाली चाय। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पिछली कहानी के बारे में बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आए, जिनमें मुग्धा जी, हिमांशु अधिनायक, सुनील मिश्रा और फुरकान साहब, इन्होंने बहुत अच्छे ईमेल्स भेजे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज की कहानी के बारे में या इस शो के बारे में या मुझसे कुछ कहना चाहते हो आप, तो भी आप ईमेल कीजिए। हमारा पता बहुत सिंपल है, radio@aajtak.com। इस पर आप अपने फ़ोन से भी ईमेल भेज सकते हैं। और प्लीज़ इस शो को आप अगर स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो अभी के अभी इस शो को रेटिंग ज़रूर दें, इससे ये कंटेंट और लोगों तक जाएगा। शो के नाम पर क्लिक करें, शो के नाम पर, कहानी पर नहीं, शो के नाम पर क्लिक करेंगे, वहाँ नीचे आपको एक छोटा सा स्टार दिखाई देगा। उस स्टार पर आप क्लिक करेंगे और जितने स्टार आप देना चाहते हैं इस शो को उतने दें, इससे ये कंटेंट और लोगों तक पहुँचेगा। तो हमें ईमेल जरूर कीजिए और साथ ही साथ रेटिंग्स भी दीजिए। शो का साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। अगले इतवार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।